आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके इस्तेमाल क्या है, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सी इस्तेमाल होती है और इसके साथ साथ इसके अंदर हम वर्ब कौन सी इस्तेमाल करते हैं। इसके दो बेसिक रूल्स हैं दो जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को दूसरे टेंस से मुख्तलिफ करते हैं, इसलिए ये थोड़ा सा मुश्किल भी समझा जाता है। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। आप एक एक्सपर्ट बंदे की तरह जो कि इंग्लिश ग्रामर में महारत रखता है उसकी तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर टेंसेस बनाना शुरू कर देंगे। तो आइए चलते हैं हम आज के अपने लेसन की तरफ। व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन इंग्लिश ग्रामर? इंग्लिश ग्रामर के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आल्सो नोन एज द प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहा जाता कहते हैं। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शंस और स्टेट्स दैट आर हैपनिंग रेगुलरली, हैबिचुअली और करंटली। इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ जनरल ट्रूथ और अ परमानेंट सिचुएशन। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि हम डेली बेसिस पर करते हैं, या ऐसे काम जो कि हमारी आदत के अंदर शामिल है, या ऐसे काम जो कि हम अभी इस वक्त में कर रहे हैं। इस बात पर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि जो काम हम हाल के अंदर कर रहे हैं उसके लिए हम तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शायद आपके लिए ये बात नहीं हो कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को भी मौजूदा वक्त में होने वाले काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करते हैं इसको हम इसके इंट्रोडक्शन के बाद डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जनरल ट्रूथ के बारे में भी इस्तेमाल होता है, जैसे एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सूरज मशरक से तुलू होता है और मगरब में गरूब होता है। इसके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस इस्तेमाल करेंगे। यहाँ कोई ऐसी परमानेंट सिचुएशन है उसके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे। परमानेंट सिचुएशन से मुराद ये है कि आपका स्कूल फॉर एग्जांपल कब ओपन होता है, आपका कॉलेज कब ओपन होता है, उसका एक स्पेसिफिक टाइम है। ऐसा नहीं है कि वो टाइम रोजाना चेंज होता है। हाँ, साल में एक दफा जरूर चेंज होता होगा, लेकिन हम उसको परमानेंट ही कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लगाएंगे, उसके बाद हम वर्ब को लगाएंगे, वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। यही जो स्ट्रक्चर है इंग्लिश ग्रामर का, यही स्ट्रक्चर है जो मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए बता रहा हूं। इंग्लिश ग्रामर के अंदर हमेशा सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, जैसे यानी कि वो शख्स जो काम कर रहा है। उसके बाद हमारी वर्ब आती है, यानी कि वो जो काम किया जा रहा है, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट से मुराद ये होता है कि जिस पर ये काम किया जा रहा है। इन द बेस फॉर्म वर्ब जो है इन द बेस फॉर्म ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, यानी कि हम वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। यहां पर मैं आपको एक और बात बताता जाऊं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हम वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा भी करते हैं। एस या ई एस का इजाफा कब करते हैं, कैसे करते हैं, कौन सी सेंटेंस की फॉर्म में करते हैं, वो भी हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। ये आप मेरी हैबिट भी कह सकते हैं, ये मेरी आप रेगुलरिटी भी कह सकते हैं कि मैं डेली बेसिस के ऊपर इंग्लिश बोलता हूँ। इसलिए हमने इसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस इस्तेमाल किया। एग्जांपल नंबर 2 है शी वर्क्स इन अ बैंक, कि वो एक बैंक के अंदर काम करती है। अब यहाँ पर देखिए कि वर्ब के साथ हमने एस का इजाफा किया हुआ है। ये इजाफा कैसे हुआ है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। शी वर्क्स इन अ बैंक, कि वो एक बैंक में काम करती है, वो रेगुलर बेसिस पे करती है, वो डेली बैंक में जाती है, इसलिए हम उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस इस्तेमाल करते हैं। ही प्लेज फुटबॉल ऑन सैटरडे, ही प्लेज फुटबॉल ऑन सैटरडे एग्जाम्पल नंबर 3 है, यानी कि वो हर हफ्ते हर वीकेंड पर वो फुटबॉल खेलने के लिए जाता है। ये उसकी हैबिट है, ये उसकी रेगुलरिटी है।
वो हर हफ्ते जाता है, रेगुलरली जाता है और ये चीज़ उसकी हैबिट में भी इस्तेमाल हो चुकी है, इसलिए हम इसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस इस्तेमाल कर रहे हैं। दे लिव इन न्यूयॉर्क, वो न्यूयॉर्क में रहते हैं। इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस द वर्ब टेक्स द बेस फॉर्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हम फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, विच मीन्स इट डज नॉट चेंज टू इंडिकेट द सब्जेक्ट और टेंस। इसका मतलब ये है कि इसकी वजह से ना तो इसका सब्जेक्ट चेंज होता है और ना ही टेंस इस्तेमाल होता है। However, the third person singular, he, she, थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन सी होते हैं? he, she, it, जो हमारे सिंगुलर है, इसके अंदर आप वैध नाउन जो है, वाहिद इसम जो है, उसका भी आप इजाफा कर सकते हैं, वो भी सिंगुलर पर्सन ही होता है। रिक्वायर्स द एडिशन ऑफ एस या es टू द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी कि जब हमारे टेंस के अंदर थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो उसके साथ हम एस या es का इजाफा करेंगे। कहां पर करेंगे? हम सिर्फ प्रेजेंट सिंपल यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस के अंदर एस या es का इजाफा करेंगे, जो कि हमारा पहला टेंस होता है, जिसके अंदर हम ना तो कोई नेगेटिव जुमला बोल रहे होते हैं, ना ही हम कोई सवाल पूछ रहे होते हैं। ये सिंपल स्टेटमेंट होती है। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश। अब आई आप यहाँ पर कहेंगे कि ये भी तो सिंगुलर होता है, फिर इसके साथ एस या es का इजाफा क्यों नहीं किया? इस सवाल का जवाब ये है कि आई अगरचे सिंगुलर है, लेकिन जिन लोगों की ये जुबान है, जो नेटिव स्पीकर है, वो आई को सिंगुलर में इंक्लूड नहीं करते ग्रामर की रूल से, इसलिए उसके साथ वो एस या es का इजाफा नहीं करते। लिहाजा हम एज अ सेकंड लैंग्वेज के अंदर आई के साथ एस या es का इजाफा नहीं करेंगे। अब सवाल पैदा होता है कि यहाँ पर दो चीजें हैं, एक एस है और दूसरा es है। हमने एस का इस्तेमाल कहाँ पर करना है और es का इस्तेमाल हमने कहाँ करना है? तो अगले पैराग्राफ के अंदर ये बात भी क्लियरली लिखी हुई है। When there is one of these words, o, x, ch, sh or s at the end of the verb, then we shall add es at the end of the verb as watch to watches। यानी किसी भी वर्ब के आखिर में अगर o, x, ch, sh और s में से अगर कोई लफ्ज आ जाता है तो फिर हम क्या करेंगे? वर्ब के आखिर में es का इजाफा करेंगे। अगर इनके अलावा, इन 5 लफ्जों के अलावा अगर कोई भी लफ्ज वर्ब के आखिर पर आ जाता है तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम s का इजाफा करेंगे। Apart from these words, if any word comes, we shall use s at the end of the verb। प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस के अंदर थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम एस या es का इजाफा करेंगे। अगर वर्ब के आखिर में o, x, ch, sh और s के में से कोई लफ्ज आ जाता है तो फिर हम es का इजाफा करेंगे। लेकिन अगर इनके अलावा कोई लफ्ज आ जाता है तो फिर हम es के बजाय s का इजाफा करेंगे। आगे स्टेटमेंट लिखी हुई है, डू रिमेंबर दैट वी शैल ऐड एस और es ओनली इन द सिंपल और इंफॉर्मेटिव सेंटेंस। एस या es का इस्तेमाल हम कहां पर करेंगे? सिर्फ सिंपल सेंटेंस के अंदर करेंगे। सिंपल सेंटेंस यानी कि वो नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, सवालिया भी नहीं होना चाहिए, या मनफी सवालिया भी नहीं होना चाहिए। जो सिंपल स्टेटमेंट होती है, जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आप मेरी वीडियोस देखते हैं, आप मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, ये जो सिंपल सेंटेंस है इसके अंदर हम एस या es का इजाफा करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलती है। अब यहाँ पर देखिए हमारा सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ हम एस का इजाफा करेंगे। और वर्ब का देखें कि मैंने जो 5 अल्फाज आपको बताए उनमें से कोई भी लफ्ज वर्ब के आखिर में नहीं है, ना ही एक्स है, ना ही ओ है, ना ही सी एच है, ना ही एस एच है, ना ही एस है। स्पीक के है एंड के ऊपर, इसलिए हम यहाँ पर किस चीज का इजाफा करेंगे? एस का इजाफा करेंगे, ई एस का इजाफा नहीं करेंगे। ही वर्क्स इन अ बैंक, वो एक बैंक में काम करता है।
यहां पर भी वर्ब के आखिर में उन 5 अल्फाज में से कोई भी एक लफ्ज नहीं है, इसलिए हमने एस का इजाफा किया और हमारा जो सब्जेक्ट है वो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हमने इजाफा किया। अगर हम फॉर एग्जाम्पल ही की जगह हम लगाते हैं दे, तो फिर यहां पर क्या जुमला बनेगा? दे वर्क इन द बैंक, कि वो एक बैंक में काम करते हैं। क्यों? अब हमने वर्क के साथ एस या एस का इजाफा क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो दे हो चुका है, वो प्लूरल है, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, ना ही वो कोई वाहिद इसम है, सिंगुलर नाउन भी नहीं है, इसलिए हमने वहां पर एस का इजाफा नहीं किया। अगर यहाँ पर दे होता है इट प्लेज फुटबॉल ऑन सैटरडे, या ही प्लेज फुटबॉल ऑन सैटरडे, यानी कि वो हफ्ते के दिन फुटबॉल खेलता है। The present indefinite tense is often used with adverbs of frequency such as always, usually, often, sometimes and rarely to indicate how often an action or state occurs. Present indefinite का जो tense है, इसके साथ अमूमी तौर पर इन अल्फाज में से कोई लफ्ज इस्तेमाल होता है जो कि इंडिकेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हैं तो इन अल्फाज में से कोई लफ्ज आ जाता है जुमले के आखिर में, ऑलवेज। जैसे जुमला है ही ऑलवेज गेट्स अप अर्ली, वो हमेशा जल्दी उठता है। तो जब जुमले के अंदर ऑलवेज आ जाए तो आपको फौरन समझ आना चाहिए कि ये जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला है। नीचे हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, इनके इस्तेमाल को देखते हैं। I always wake up at 7 o'clock. मैं हमेशा 7 बजे उठ जाता हूँ। अब यहाँ पर देखें always का इस्तेमाल इसके अंदर किया गया है, I के साथ किया गया है, wake के साथ हमने SAES का इजाफा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो I है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है और ना ही ये कोई सिंगुलर नाउन है। ये आई, वो, यू, दे में से फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है और सेकंड पर्सन में एस या ई एस का इजाफा नहीं किया। एग्जांपल नंबर 2 है शी यूजुअली गोज टू वर्क बाय बस, वो अमूमी तौर पर अपने काम के लिए बस पर जाती है। ठीक है, शी यूजुअली है, यहाँ पर देखिए हमने यूजुअली का इस्तेमाल किया। अब यहाँ पर देखिए बेसिक फॉर्म जो है वो होती है गो। बेसिक फॉर्म क्या होती है? गो। हमारा सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जिसकी वजह से हमने इसके साथ एस का इजाफा कर दिया। ही ऑफन प्लेज फुटबॉल ऑन सैटरडे, कि वो अक्सर औकात सैटरडे हफ्ते वाले दिन फुटबॉल खेलता है। इसी तरह एग्जांपल नंबर 4 और 5 भी प्रेजेंट इंडेफिनिट की एग्जांपल्स में से एक एग्जांपल है। कोई भी टेंस है उसके अंदर एक चीज हर सूरत के अंदर मौजूद होती है और वो है उसकी हेल्पिंग। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होगी डू और डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होगी डू और डज। डू और डज का इस्तेमाल हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस के अंदर नहीं करते, बल्कि हम सिंपल सेंटेंस के अलावा बाकी तमाम टेंसेस के अंदर इसकी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, जैसे नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जिस तरह हमने कहा कि हम प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस के अंदर सिर्फ एस या ई एस का इजाफा करेंगे, इसी तरह डू और डज प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हम सिंपल सेंटेंस के अलावा बाकी तमाम सेंटेंसेस के अंदर करेंगे। जैसे हमारे पास ये एक एग्जांपल है, आई स्पीक इंग्लिश। अगर हमने इसको नेगेटिव बनाना है तो हम कहेंगे आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और सेकंड पर्सन सिंगुलर के साथ हम डू का इस्तेमाल करेंगे और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम डज का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि आई, वो, यू, दे के साथ हम डू का इस्तेमाल करेंगे और ही, शी, इट के साथ हम डज का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर हम इसका नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो हम कहेंगे आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। अगर हम इसका बनाना चाहते हैं शी वर्क्स इन द बैंक, तो हम क्या कहेंगे शी डज नॉट वर्क इन द बैंक। इसका अगर हमने नेगेटिव बनाना है तो ये इस तरह से बनेगा शी डज नॉट वर्क इन द बैंक।
कि वो बैंक में काम नहीं करती। अब यहाँ पर देखिए ये नेगेटिव जुमला है, हमने वर्ब के साथ जो एस लगा हुआ है हमने उसको रिमूव कर दिया है। क्यों रिमूव कर दिया है? क्योंकि हमने रूल पढ़ा कि हम सिंपल सेंटेंस के अलावा किसी भी दूसरे सेंटेंस के अंदर एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे, बल्कि उनके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। डज का इस्तेमाल हमने इसलिए किया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर में से है। एग्जांपल नंबर 4 हम देखते हैं कि दे, इसके साथ हमारी कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? डू। दे डू नॉट लिव इन न्यूयॉर्क, वो न्यूयॉर्क में नहीं रहते हैं। अब दे है, इसकी वजह से हमने इसके साथ डू का इस्तेमाल किया। दे की वजह से ही हमने लिव के साथ एस या एस का इजाफा नहीं किया, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। और दूसरी वजह कि हमने अभी यहाँ पर दे के साथ एस या एस का इजाफा क्यों नहीं किया, वो ये है कि हम नेगेटिव के सेंटेंस के अंदर एस या एस का इजाफा नहीं करते। तो आज की हमारी वीडियो थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। अगर आपको लेसन पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा और जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको अगले लेसन के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।